इनको समझ लेना आसान है, या इनके फैक्ट्स को याद कर लेना और भी आसान। हमें एनसीएम आता है, हमें सीडीएम आता है, हमें क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, हमें गांधीयन स्ट्रगल के फैक्ट्स याद हैं, उनकी डेट्स याद हैं। लेकिन गांधी जी और क्यों वो गांधी थे, मतलब ये वाले प्रेसिडेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उससे पहले बराक ओबामा थे 2 बार के। तो बराक ओबामा के ऑफिस में, ओवल ऑफिस कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिस है। अंदर घुसने पर बराक ओबामा के ऑफिस में सबसे पहली कोई तस्वीर लगी होती थी तो वो महात्मा गांधी या गांधी जी की लगी होती थी। क्या ऐसा किया इस इंसान ने कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने अश्वेतों को, कालों को उनका हक दिलाया, अमेरिका में लड़े गोरों के खिलाफ, ऐसा लड़े कि गोरे भी उनके लिए लड़े और फिर उनको उनका हक दिलाया। नेल्सन मंडेला लड़े अफ्रीका में गांधी जी को कॉपी करके, उन्होंने अपनी कौम को हक दिलाया और गांधी जी ने इस देश को आजाद कराया। ऐसा क्या किया था इस इंसान ने? कौन सी ऐसी चीज थी जो वाकई बाकी लोगों से अलग थी? कौन सी प्रोफेट्स की, पैगंबरों की बातों को इन्होंने ऐसा समझ लिया था कि जिससे इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले ने हमें आजादी दिलाई? इसको समझना मुश्किल है। द गांधीयन एरा, गांधीगिरी जिसे आप कहते हैं, उस एरा में ऐसा क्या ये कर गए कि उसके उनके जाने के 60 से 70 साल बाद तक दुनिया में हर कोई उन्हें याद रखता है, मानता है। उन पर आज भी ऐसे लिखे जाते हैं, स्कूलों में किताबें लिखी जाती है। इस गांधीगिरी का जो एनालिसिस है वो बहुत मुश्किल है। आज की इस क्लास में हम उसी एनालिसिस को करने की कोशिश करेंगे। तो इमेजिन करिए कि 5 तारीख से आपकी जो नई बैच है वो स्टार्ट हो गई है और पॉलिटी की क्लासेस है, और उसमें हम एक आर्टिकल 21 पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। लाइफ का मतलब जिंदगी, लिबर्टी का मतलब आज़ादी, प्रॉपर्टी का मतलब आपके हुकूक, आपके हक, और प्रॉपर्टी का एक मतलब और है कि आपके जो जो घर है, जो जायदाद है, उसकी रक्षा करना ये स्टेट का दायित्व है। इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट योर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर्टिकल 21 हमारा बचाता है। ये सिर्फ महज लफ्ज है, ये सिर्फ 2 लाइन है कि भाई आर्टिकल 21 है, स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा, आपको लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आपकी बचाई जाएगी। पर जब ढंग से देखोगे ना, तो लाइफ का मतलब जिंदगी, लिबर्टी का मतलब आजादी, प्रॉपर्टी का मतलब आपके पोजीशंस, इन तीनों को मिलाकर फिर एक वर्ड बनता है, उसे हम कहते हैं डिग्निटी, स्वाभिमान, डिग्निटी, आपकी गरिमा। ये डिग्निटी वर्ड है जिसके लिए आर्टिकल 21 आया था। और ये डिग्निटी कोई किसी को देने को तैयार नहीं है जब तक आप कुछ ऐसा ना करें कि आप डिग्निटी डिजर्व करते हैं। और अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना होता है, एडजस्ट नहीं करना होता, खड़े होना पड़ता है। यह बात किसी और ने नहीं समझाई सिवाय महात्मा गांधी के। तो मैं आपको 5 ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूं अभी, 5 सच स्टोरीज, जिससे आपको ना एक बात महसूस होगी कि हाँ यार, गांधी जी में कुछ तो बहुत बड़ी बात थी, कुछ तो था जो बाकी दुनिया से बहुत अलग था। और मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 दिन ही बाकी हैं इनके बर्थडे को भी, 2 अक्टूबर को भी। तो आज मैं आपको एक सीरीज में ले चल रहा हूं जहां पर 5 ऐसी बातें बताऊं कि जिससे आपको समझ में आए कि गांधी यानी क्या होता है, हु इज गांधी। तो पहला सीन है जिस दिन बापू का कत्ल हुआ, यानी गांधी जी को गोली मारी गई। उस दिन
एक नौजवान था, उसका नाम नाथूराम गोडसे था। वो बहुत तेजी से बिरला हाउस की तरफ बढ़ा, जहां गांधी जी अपना रहा भी करते थे, आश्रम भी लगा चलाते थे और पूजा पाठ भी किया करते थे, भजन भी किया करते थे। गांधी जी 42 के क्विट इंडिया मूवमेंट से काफी टूटे टूटे रहते थे, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जी की डेथ हो गई थी। नोआखली करके एक जगह थी, वहां दंगे हो रहे थे और मुसलमानों की बस्तियों को घेर कर मारा भी जा रहा था और आग भी लगाई जा रही थी। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, गांधी जी ने उस दिन खुशियां मनाने से इनकार किया और वो अपना चरखा लेकर नोआखली चले गए। यहां हम खुशियां मना रहे थे, झंडा फहरा रहे थे, नेहरू एक गहरी स्पीच कर रहे थे। वहां गांधी जी अपना चरखा लेके मुसलमानों की बस्तियों के सामने बैठे हुए थे। जिस तरफ से भीड़ के आने का अंदेशा था, वहां वो बैठे हुए थे। फिर भीड़ आई, हाथ में तलवार बरछे सब लेकर आई। गांधी जी ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा कि मुसलमानों की इन बस्तियों पर टूट पड़ो, इससे पहले तुम मुझे मार दो। तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, बस मुझे मार दो, एंड देन यू डू वॉट एवर यू डिजायर। तुम्हारे दिल में जो है तुम वो करो। लोगों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और फिर गांधी जी फास्ट इनटू डेथ गए। उन्होंने 10 दिन पानी और खाना छोड़ दिया। उनका जिस्म भी बहुत दुबला पतला था, इतने लंबे उपवास वो सह भी नहीं सकते थे, बट ही वेंट ऑन दैट। फिर वो दिल्ली आए 1948 में। तो गोडसे ने बिरला हाउस की तरफ वो आया, पसीना पसीना था, हाफ रहा था। गांधी जी 2 सहारों के साथ जा रहे थे, उनसे वो टकरा गए, नाथूराम गोडसे, और हाथ से वो कलश जो था पानी का वो छूट के गिर गया। तो मनु करके जो थी, जो गांधी जी की बेटी भी थी, हेल्प भी करती थी, उन्होंने कहा कि अरे ऐसे मत करो, बापू प्रार्थना के लिए पहले ही लेट है। तो उसने अपनी जैकेट को छुआ, एक तरफ उसे एहसास हुआ कि यहां पर एक गन रखी है। उसने गन निकाली और फिर गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। गांधी जी ने जो व्हाइट शॉल ओढ़ी हुई थी, जो वो एक शॉल ओढ़ा करते थे, हमेशा वो एक ही कपड़ा पहनते थे बिना सिला हुआ, वो पूरा खून से भर गया और उनके मुंह से निकला हे राम, हे राम, एंड देन ही डाइड। वो गुजर गए। जब वो गुजर गए तो यहां से शुरू होता है कि कौन है वो आदमी जिसने दुनिया के इतने लोगों को लीडरशिप सिखाई। इमेजिन करिए कि आप ड्रोन व्यू देख रहे हैं उनके फ्यूनरल प्रोसेशन का, जिस दिन वो गुजरे हैं, और वो जुलूस निकल रहा है जो उन्हें राजघाट तक ले जा रहा है, जो जहां पर उनकी समाधि है। आप यकीन नहीं मानेंगे कितने लाख लोग उस दिन उनके पार्थिव शरीर को देखने आए थे। लाखों की तादाद में। कोई लैंप पोस्ट, अंग्रेज लिखते हैं कि कोई लैंप पोस्ट नहीं बचा हुआ था, कोई झाड़ नहीं बचा हुआ था। जो जहां खड़ा था उसको आगे बढ़ने तक की जगह नहीं मिल रही थी। और सबसे आगे सोल्जर्स, सेलर्स, नेवी और आर्मी के लोग थे, बंदूक लेकर चल रहे थे और वो रिदम में मार्च कर रहे थे। और एक वेपन कैरियर को खाली करके फूलों से सजाया गया था, उस पर गांधी जी को रखा गया था ताकि लोग उन्हें आखिरी बार देख पाए। क्या ये फ्यूनरल प्रोसेशन देखना गांधीगिरी को समझने के लिए जरूरी है? नहीं। पर इस फ्यूनरल प्रोसेशन के दिन दुनिया के तमाम कमेंटेटर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो वहां जमा हुए थे और उन्होंने जो कमेंट्री की है वो बहुत सुनने लायक। उसमें एक इंसान थे, एडवर्ड आर मरो, MURROW, एडवर्ड आर मरो। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर से जो कहा, वो अमेरिका से आए थे। अमेरिका का एक ऑफिशियल चैनल था उस जमाने में, CBS, गवर्नमेंट का था, वहां से वो कवर करने आए थे। उन्होंने कहा कि यार 25 किलोमीटर तक सिर्फ लोग ही लोग हैं। और गांधी कौन है? क्या किसी देश के प्राइम मिनिस्टर है? नहीं। क्या दुनिया के सबसे अमीर आदमी है? नहीं। क्या इनके पास कभी ना खत्म होने वाली वेल्थ और प्रॉपर्टी है? नहीं, उल्टा है। गांधी जी के बच्चों के पास ढंग का रोजगार भी नहीं था। क्या इनके पास दुनिया का कोई सबसे बड़ा टाइटल है? नहीं। कोई ऑफिस है? नहीं। कोई साइंटिफिक अचीवमेंट
इन्होंने की है? नहीं। कोई आर्टिस्टिक गिफ्ट है? नहीं। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि दुनिया की गवर्नमेंट, सारी डिग्नेटरीज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आज वो शोक क्यों मना रहे हैं? दुनिया के हर देश में शोक क्यों मनाया जा रहा है? और वो अपने मैसेजेस को क्यों भेज रहे हैं? सबसे आगे लॉर्ड माउंटबेटन चल रहे थे, टॉल, हैंडसम, आप उनको दूर से ही पहचान सकते थे। उन्होंने सारे मेडल्स पहने हुए थे गांधी जी के ऑनर में, और उसके पीछे बहुत सारे लोग। सबसे ज्यादा वो मैसेजेस थे जो आए थे। पहला मैसेज रोम की वेटिकन सिटी से आया था, पोप पायस का। रोम के वेटिकन सिटी के पोप पायस, PIUS, उन्होंने भेजा था। दूसरा अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने भेजा था। प्रेसिडेंट ट्रूमैन, जिनका नाम दुनिया में बहुत बदनाम है, हिरोशिमा नागासाकी पे भी बम बरसाने के लिए, उन्होंने भेजा था। तीसरा चियांग काई शेक, ये चाइना के जो हेड ऑफ द स्टेट थे, उन्होंने भेजा था। फिर रशिया ने भेजा था, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने भेजा था, और हर किसी ने भेजा था। लेकिन जो एक मैसेज, इसमें से पहला मैसेज जो पढ़ने लायक है, ये समझने के लिए कि गांधीगिरी क्या है, उन्हें महात्मा क्यों कहते थे, उनसे इतने सारे मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड क्यों इंस्पायर हुए, वो अमेरिका के जनरल का था, जॉर्ज C. मार्शल। अब आपको सुनना चाहिए, पहला कॉन्ट्रास्ट है। एक दुबला पतला इंसान जो काला सा, जिनकी त्वचा भी काली थी, बाल भी झड़े हुए थे, दांत भी सामने के टूटे हुए थे, बड़ा दुबला पतला सा इंसान, देखकर लगता था कि फूंक दो तो उड़ जाएंगे, ऐसे दिखते थे महात्मा गांधी। इनके अंदर ताकत सबसे कम थी, और उनके अंदर अमेरिका की मिलिट्री का जनरल, वो जनरल जिसने पूरी दुनिया में World War II में अपना लोहा मनवा दिया था, वो मैसेज भेजता है। और वो क्या मैसेज भेजता है, वो सुनने वाली बात। कहते हैं महात्मा गांधी had become the spokesman of the conscience of the mankind। इंसानों की अंतरात्मा की आवाज बन गए हैं महात्मा गांधी। इसीलिए आपको एथिक्स के पेपर में गांधी को कोट करना पड़ेगा। इसीलिए एसे के पेपर में हर 4 साल में 3 एसे गांधीगिरी पे आते हैं, और मेंस के पेपर 1 में तो गांधी जी पे बहुत सारे सवाल आएंगे ही आएंगे, लेकिन एथिक्स के पेपर में, एसे के पेपर में आपको हमेशा गांधी जी को कोट करना पड़ेगा। उनकी लीडरशिप स्टाइल पर हमेशा एक सवाल आए। तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हैड बिकम द स्पोक्समैन ऑफ द कॉन्शियस ऑफ द मैनकाइंड। कॉन्शियस ऑफ द मैनकाइंड मतलब दुनिया के इंसानों की अंतरात्मा की आवाज बन गए हैं महात्मा गांधी। फिर एक मीरा बहन थी जो इंग्लिश थी, इंग्लैंड से आई थी, लेकिन उन्होंने इंडिया के तौर तरीके अपना लिए थे। गांधी जी के साथ हमेशा रहती थी, बाग की बहुत करीबी थी मीरा बहन। वो उस लाश के पास बैठी हुई थी। फिर एक उनका जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड था, कैलन बैक, आपने पढ़ा है उनको, टॉल्स्टॉय फार्म के लिए। उन्होंने साउथ अफ्रीका में पहला गांधीयन आश्रम बनाया, जिसको गांधी जी ने लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर रखा, टॉल्स्टॉय फार्म। उसको बनाकर देने वाला जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड, जिसने अपना पैसा भी लगाया, कैलन बैक थे। फिर जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड, जर्मनी से आए हुए, जर्मनी के लोग बहुत टॉल होते हैं, वो गांधी जी के साथ इंडिया आ गए, और फिर उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म के नींव पर साबरमती के आश्रमों की नींव रखी, साबरमती का आश्रम रखे, वो भी बैठे हुए थे उसी पर। फिर दूसरा जो कंडोलेंस मैसेज पढ़ा गया वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का पढ़ा गया। पहला सोचिए, अमेरिका के जनरल का, जो सबसे ताकतवर था, अमेरिका के मिलिट्री 20वीं शताब्दी की सबसे ताकतवर मिलिट्री, वो कह रहे हैं कि ये कॉन्शियंस ऑफ द मैनकाइंड है, हमारी अंतरात्मा की आवाज है ये इंसान। एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि जनरेशंस विल कम एंड दे विल नॉट बिलीव, हमारे बाद बहुत सारी पीढ़ियां आएंगी और वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगी कि एक ऐसा इंसान था जो हाड़ मांस का बना हुआ था और जो इस जमीन पर था, जैसे गांधी जी थे, जैसे गांधी जी थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे हुए थे, उनका चेहरा देख के लग रहा था कि ये पूरी तरह टूट चुके हैं। फिर गांधी जी के सन, उनके बेटे देवदास थे,
फिर दुनिया से झगड़ा हो गया है और मेरा दिल टूट गया है, ऐसा चेहरा बनाए हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उन्होंने बहुत दिनों के लिए गांधी जी के जाने के बाद पॉलिटिक्स ही छोड़ दी और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस ट्रक के पास। उनके चेहरे पे स्ट्रेंथ ऑफ अ हीरो दिखता था, सेंसिटिविटी ऑफ अ पोएट दिखती थी। देखिए कितना लिखने वाले ने लिटरेचर लिखते वक्त क्या ही गहरी लिखा। मौलाना आजाद का चेहरा उस दिन देखकर ऐसा लगता था जैसे आज खुदाई से उन्होंने झगड़ा कर लिया है कि ये क्या हो गया। चेहरा देख के लगता था, ऐसा किया नहीं लेकिन चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे थे। पंडित नेहरू को देखकर ऐसा लगता था कि स्ट्रेंथ ऑफ अ हीरो है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि अब बापू नहीं रहे तो मुझे ही सब ठीक करना है। और एक सेंसिटिविटी ऑफ अ पोएट थी, एक कवि, दिल टूटा हुआ कवि कैसा होता है उस तरह के सेंसिटिव इंसान थे। लेकिन दोनों तक को देखो मिलाकर तो आगे लिखता है कि नाउ ही वुंडेड लाइक द सन ऑफ अ लविंग फादर। बहुत प्यार करने वाले वालिद के गुजरने वाले दिन उसके बेटे का क्या हाल होता है, आज पंडित जी को देखकर वैसा महसूस हुआ। और फिर ये काफिला आगे जा रहा था तो फिर बीबीसी के कमेंटेटर ने गांधी जी की उसको देखा और कहा कि क्या यकीन होता है कि ये इंसान है जिसने लड़ाइयां लड़ी, अंग्रेजी शासन का सूरज डुबा दिया। अंग्रेजी शासन का सूरज कभी नहीं डूबता था, पर जब इंडिया आजाद हुआ तो इसकी इंस्पिरेशन से फिर सारे कंट्रीज ने अपने आप को आजाद करवाया। इंडिया गुलाम था, दुनिया की तमाम कंट्रीज गुलाम थी। इंडिया में सूर्यास्त हो गया। द सन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर इज नाउ सेटिंग इन इंडिया। इस वजह से दुनिया में हर कंट्री इंस्पायर हुई और हर कंट्री ने आजादी मांगी और हर कंट्री आजाद। तो बीबीसी का वो कहता है कि इनको देख के लगता है क्या कि इन्होंने अकेले अंग्रेजी शासन का सूरज डुबा दिया, बिना नफरत के, बिना झूठ के। इन्होंने पूरी दुनिया पे सबसे ताकतवर ब्रिटेन के साम्राज्य को हरा दिया। जनरल डगलस मैकार्थर जो अमेरिका की आर्मी के जनरल थे, उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड को सरवाइव करना है, अगर दुनिया को बचाना है तो हमें गांधी के रास्तों पे चलना होगा। इस इंसान को अगर समझना है तो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमने आपको दिखाया है जो आप देख कर आए हैं। आपको बिल्कुल साउथ अफ्रीका वापस जाना होगा और साउथ अफ्रीका में वापस जाकर देखना होगा कि गांधी जी ने वहां क्या किया था। अब वो 5 सीन हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि वाई गांधी वॉज सच अ टॉल फिगर। और आज एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी पर्सनालिटी में इन चीजों को महसूस करें। एक बार आज की क्लास समझ में आ गई, जिंदगी भर गांधी जी पर कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा और जिंदगी भर आप गहराई से पकड़ बना पाएंगे गांधी जी के तरीकों। आगे बढ़ने से पहले एक रेलिवेंट किस्सा है जो इससे मैं वो सुनाना चाहता हूँ। देन आई विल शो यू दोज 5 स्टोरीज। 5 कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा जिससे आपको महसूस होगा कि गांधी जी कौन थे। जो लोग अमीर और कबीर होते हैं ना, पैसे वाले होते हैं, उनकी एक पीआर एजेंसी होती है जो उनका ना फेस मेंटेन करती है। हर जगह वो फेस मेंटेन करती है कि इनसे अच्छा कोई नहीं, ये है तो दुनिया को बचा रहे हैं, ये है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, इनसे अच्छा कोई नहीं, ये है तो सब कुछ है। ऐसे एलॉन मस्क की पीआर एजेंसी आपको मिल जाएगी, बिल गेट्स की पीआर एजेंसी आपको मिल जाएगी, अंबानीज की मिल जाएगी, अदानीज की मिल जाएगी। वो इन्हें ना बात करने का तरीका भी सिखाती है। अटक अटक के बोलो, धीरे धीरे बोलो, ज्यादा पॉलिश मत बोलो। लोगों को लगना चाहिए अरे ये तो बहुत भोला भाला इंसान है यार, अल्लाह ने इसे क्या तरक्की दे दी, इतने ऊपर चला गया। ऐसे ही मुझे लगता था एक पीआर एजेंसी शाहरुख खान की है कि हर हीरो, हर हीरोइन, हर डायरेक्टर, मैं उनकी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, पर्सनल नहीं, रिलीजियस नहीं। हर हीरो, हर डायरेक्टर, हर हीरोइन खाली तारीफ करता है, अरे शाहरुख खान से जैसा डाउन टू अर्थ तो कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई नहीं। मेरे को लगता है ये पीआर एजेंसी अच्छा मेंटेन करती है। लेकिन एक बार मैंने एक
रील देखी, उसमें दो नई हीरोइनों को उनके साथ फिल्म में लॉन्च किया गया था। तो फिल्म के प्रमोशन के लिए वो एक स्टेज पे चढ़ रहे थे, तो वो हीरोइन के साड़ियों का पल्लू जमीन में घसता हुआ जा रहा था। तो शाहरुख खान ने क्या किया पता है? दोनों हीरोइन के दोनों पल्लुओं को उठाकर हाथ में वो पीछे पीछे चलने लगे, ताकि उनकी साड़ी का पल्लू जमीन में ना लसराता हो। वो देखकर, और उन्होंने ऑन द स्पॉट किया, वो चढ़ रहे थे, मैं वो प्रोग्राम ऐसे ही देख रहा था, चढ़ रहे थे और उन्होंने दोनों देखा कि दोनों का पल्लू वो सीढ़ी पे आ रहा है, उन्होंने दोनों को हाथ में उठा लिया। और जब वो लोग वहां पहुंचे हैं तो फिर उन्होंने उसको आराम से धीरे से छोड़ दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी वजूहात होंगी कि ये आदमी बहुत बड़ा है, पर उनमें से एक वजह है कि ये बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है। ये हम्बलनेस पहली क्वालिटी है जो पैगंबरों की सिफात से इंसानों को मिलती है। पैगंबरों की पर्सनालिटी से इसको कॉपी किया जाता है। तो इमेजिन करिए, एक फर्स्ट क्लास का कोच है, लिनन के कवर डले हुए हैं, लग्जरियस कंपार्टमेंट है, वुड का वर्क किया गया है उस पर। उसमें पहली बार साउथ अफ्रीका में ऐसा हो रहा है कि एक आदमी जो काला दिखता है वो कपड़े पहनकर आया है अंग्रेजों के कपड़ों को विक्टोरियन अटायर कहते थे, यानी विक्टोरिया के लोग जैसे पहनते थे, कॉलर ऊपर से लगाई जाती थी, उसमें टाई पहनी हुई है, 3 पीस का सूट पहना हुआ है, और एक ब्लैक पोर्टर है, कुली। वो बड़ा कंफ्यूज है कि यार ये काले कलर का इंसान मुझे क्यों कह रहा है कि फर्स्ट क्लास में मैं सामान रखूं। गांधी जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और गांधी जी एक किताब पढ़ रहे हैं। उस किताब के ऊपर लिखा हुआ है, द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू, बाय लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी वो किताब पढ़ रहे हैं और आराम से, आरामदायक फर्स्ट क्लास के सोफे पर, सन ऑफ द दीवान ऑफ द काठियावाड़ के दीवान के बेटे आराम से बैठ गए। जब तक कुली वो सामान अंदर लगा रहे हैं तो गांधी जी उससे पूछते हैं कि क्या तुम कभी हेल के बारे में सोचते हो, जहन्नुम के बारे में सोचते हो? तो बेचारा साउथ अफ्रीका का कुली वो कहता है हेल, कहता है हाँ, नहीं सोचते हो? मैं भी नहीं सोचता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो कुली उनकी बात पूरी नहीं होने देता और कहता है एक्सक्यूज मी बॉस। बॉस को कहता है बॉस, एक्सक्यूज मी बॉस, आप साउथ अफ्रीका में कितने दिनों से हैं? गांधी जी कहते हैं ओनली अ वीक, सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। तो कहता है मुझे नहीं पता कि आपने को ये टिकट कहां से मिली है, आपको ये टिकट कहां से मिली है। लेकिन इससे पहले कि वो लेकिन बोल पाए, दरवाजे पे नॉक होता है तो कुली डर जाता है और डर कर फिर अपना काम करने लगता है। गांधी जी डोर की तरफ देखते हैं, किसने नॉक किया? तो उसमें से एक यूरोपियन और एक कंडक्टर आते हैं। कंडक्टर यानी ट्रेन टिकट कलेक्टर जो होता है ना, टीटी, और एक यूरोपियन आते हैं। कहते हैं हे कूली, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस कार? गांधी जी को थोड़ा भी अंदाजा नहीं होता कि मुझे कूली कहा गया है। तो वो देखते हैं कि वो मेरा सामान लगा रहा है। कहा नॉट दैट, यू कूली, तुम यहां क्या कर रहे हो फर्स्ट क्लास? तो उन्होंने कहा ओ मेरे पास टिकट है। टिकट? हाउ डिड यू गेट अ होल्ड ऑफ इट? कहां से लाया तुम टिकट? गांधी जी कहते हैं वो मैंने काठियावाड़ से ही लेटर भेज के पहले टिकट बुक करा दिया था। मैं एक अटर्नी हूं और मैंने ये टिकट पहले ही निकलवा दिया था। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में कोई काले अटर्नी नहीं होते। अटर्नी, वकील, वो भी काला, वो भी साउथ अफ्रीका में। अब जो आपको चेहरा बनाना है ना, आज एक्टिंग सीखने की क्लास है, अब आपको जो चेहरा बनाना है वो कॉन्फिडेंस से लेस श्योर, लेस कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ बनाना है। इमेजिन करिए आप बड़े खुश हैं, टीटी को देख रहे हैं, यूरोपियन को देख रहे हैं, आप कह रहे भाई मैं अटर्नी हूं, मैं इंग्लैंड से पढ़कर आया हूं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, मैं इंग्लैंड से अटर्नी बनकर आया हूं, मैं हमेशा फर्स्ट क्लास ट्रेवल करता हूं, मेरे पास ये टिकट है। और वो कह रहा है कि साउथ अफ्रीका में कोई काले अटर्नी नहीं होते, तुम्हें टिकट कहां से मिली? तो पोर्टर ने सोचा यार बेचारा ये आदमी मार ना खा जाए, कुली जो असली कुली था। उसने कहा आई विल टेक योर लगेज बैक बॉस, मैं आपका सामान पीछे पहुंचा देता हूं बॉस।
गांधी जी का नो नो जस्ट जस्ट मूवमेंट प्लीज। और उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और हाथ डाल के वो टिकट ढूंढा और उसके बाद उन्होंने टिकट दिया और टिकट देने के बाद और कुछ ढूंढते रहे। उन्होंने अपनी आईडी निकाली। देखिए, मोहनदास के गांधी, अटॉर्नी एट लॉ, आई हैव बीन इनवाइटेड हियर बाय एन इंडियन ट्रेडिंग फर्म। मुझे एक इंडियन ट्रेडिंग फर्म ने यहां हायर किया है केस लड़ने के लिए। मोहनदास के गांधी, गांधी अटॉर्नी। यूरोपियन कहता है, डिडंट यू हियर मी? काले लोग यहां अटॉर्नी नहीं होते। अब गांधी जी का चेहरा उतर गया। गांधी जी का चेहरा उतर गया। सर, I have done bar at law in England and I am the advocate of the High Court of the Chancery. और आप कहते हैं कि काले लोग अटर्नी नहीं होते। वेल, मुझे देखिए, अब कम से कम आज से आप कह सकते हैं कि एक काला तो है जो अटर्नी होता है। मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे साथ ये सुलूक हो रहा, तो कम से कम एक काला तो है सर जो अटर्नी है। यू ब्लडी काफिर, उठाओ इसका सामान और इसे बाहर फेंक। कंडक्टर कहता है कि थर्ड क्लास में चले जाओ, वही तुम्हारी जगह है, अभी इसे खत्म करो वरना मैं सामान बाहर फेंकवा दूं। अब गांधी जी दुबले पतले तो और जोर से अपनी सीट पर बैठ गए। मैं हमेशा फर्स्ट क्लास जाता हूं, मैं इंग्लैंड में हमेशा फर्स्ट क्लास गया, बस सीन चेंज। गांधी जी को ढकेला जा रहा है ट्रेन में से। गांधी जी वो पोल पकड़ के लटके हुए हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। फिर वो आता है यूरोपियन और गांधी जी ने जिस हाथ से वो ट्रेन का पोल पकड़ा हुआ है उस पर जोर से मुक्का मारता है। गांधी जी वो हाथ छोड़ते हैं और गिर जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। और जैसे गिर जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, उनका सामान फेंक दिया जाता है। और जब वो सामान लेके गिरते हैं, जब ट्रेन शुरू हो जाती है, ट्रेन चालू हो जाती है, तो यूरोपियन जिन्होंने मारा था और जो कंडक्टर हैं, वो दोनों डोर से लटक कर इसको देखते हैं। बनाइए वैसा चेहरा जैसा वो यूरोपियन और कंडक्टर ने बनाया होगा, बनाइए वैसा चेहरा। हा, हा, तुम एक एरोगेंस लाइए अपने चेहरे पर और महसूस करिए उसको बाहर फेंकने के बाद उन्हें कैसा लगा होगा। बड़ा आया अंदर बैठने वाला। अब गांधी जी वहां उठे, चोट लगी, उठे, अपना सामान उठाया और उनके बाजू से एक सेकंड क्लास का डब्बा जा रहा है। फर्स्ट क्लास से फेंका गया, सेकंड क्लास का डब्बा जा रहा है जिसमें से गोरे गरीब अंग्रेज खिड़की से बाहर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा था। अमीर अंग्रेज ने फेंका, अमीर घमंडी अंग्रेजों ने फेंका, गरीब अंग्रेज सेकंड क्लास के डब्बे से गांधी को देख रहे हैं क्या हो रहा था। और फिर पीछे से एक थर्ड क्लास का डब्बा आया जिसमें काले और भारतीय मूल के नागरिक उस डब्बे में बैठे हुए थे और वो गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। 3 एक्सप्रेशन आपको अपने चेहरे पे लाने हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है आज, दिल भर के हम पढ़ेंगे। पहला एरोगेंस वाला लाइए, पहला एरोगेंस वाला लाइए। बड़ा आया अंदर बैठने वाला, चला बाहर फेंक दिया। दूसरा लाइए, वो उत्सुकता लाइए चेहरे पे जो गोरे गरीब गोरे अंग्रेजों ने लाया। अरे ये अंदर बैठा था क्या, इसको बाहर फेंका क्या? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और तीसरा, चेहरे पे थोड़ी दया भावना लाइए, थोड़ा अफसोस, थोड़ा रहम मिलाकर थर्ड क्लास के काले लोगों को गांधी जी की तरफ देखता हुआ महसूस करके देखिए। अरे यार, इसके साथ गलत हुआ यार, शायद नया होगा, इसे पता नहीं साउथ अफ्रीका में क्या होता है। हाँ, बेचारे को फेंक दिया यार, पर इसके कपड़ों से तो ये अमीर दिखता है यार। हाँ, फेंक दिया यार, फिर भी फेंक दिया। सर, आप एक सीन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एक क्वेश्चन आएगा, एक ऐसे के टॉपिक आएगा यूपीएससी में। वो टॉपिक ये कहेगा कि क्या गांधी जी की पढ़ाई हुई बातें आज की दुनिया में रेलिवेंट हैं? मैं कह रहा हूं महसूस करो तो महसूस करो। दुनिया में फिर ऐसी क्लास दोबारा नहीं आएगी। क्यों? आज आपको ट्रेनों से नहीं फेंका जा रहा है, पर चलती ट्रेनों में आपके सामान के अंदर अगर खाने पीने की चीजें हैं तो उसको लेकर आपको मारा जा रहा है।
बरनी के अंदर आपने कुछ रखा है, बुजुर्ग हैं आप, तो भी मारा जा रहा है। क्या आपने वो घटना देखी? मालेगांव में वो घटना देखी? क्या गांधीगिरी आज रेलिवेंट है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के हिसाब से क्या यह समाज 3 क्लासेस में बटा हुआ है? उस वीडियो पर ट्विटर में मजा लेने वाले हैं जो फर्स्ट क्लास से लटक कर गांधी को एरोगेंस से देख रहे थे, बड़ा आया, चल तेरी यही हैसियत है। क्या सेकंड क्लास के लोग, अरे इसको बाहर फेंका क्या, ओ ये नया होगा, अच्छा किया फेंक दिया, वेरी गुड, इस बात पर मजा लेने वाले और इस मार के वीडियो को लाइक करने वाले लोग हैं। और क्या फिर आपके थर्ड क्लास के जैसे गरीब लोग हैं जो अपने बराबरी के हक के लिए लड़ रहे हैं, जो आपके साथ रहम रखते हैं? जैसे वो कुली रख रहा था जिसने कहा कि क्या मैं आपका सामान पीछे कर दूं? आप कब आए हैं साउथ अफ्रीका? सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है, आप यहां के तौर तरीके नहीं जानते हैं, क्या मैं आपको दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर दूं? ठीक उसी तरह आपके मां बाप, आपके रिश्तेदार है, जब आप आवाज उठाने जाएंगे वो आपसे कहेंगे अरे छोड़ना, चुपचाप पीछे चल। गांधी जी गिरे, ट्रेन चली गई, तीसरा डब्बा चला गया। ठंड पड़ रही थी, गांधी जी को ठंडी लगी, सूटकेस ढूंढा अपना, उसमें से कोई गर्म कपड़ा निकाला, वहां एक काला रेलवे वर्कर था, वो उनका सामान उठ नहीं रहा था। गांधी जी दुबले पतले थे, वो उनका सामान उठाना चाहता था, हिम्मत नहीं हुई। उसने गांधी जी को दिल भर के देखा, पर फिर देखा पुलिस आ रही है तो फिर वो अपना काम करने लगा। वो मदद करना चाहता था, देखा पुलिस आ रही है, वो अपना काम करने लगा। इस वक्त समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, पर प्रशासन के डर के मारे फिर वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल वो ही स्थिति है आज 2024 में जो स्थिति उस दिन थी डरबन, साउथ अफ्रीका। गांधी जी अंदर गए और देखा कि पुलिस वाले खड़े हैं, दोनों आपस में मुझे देखकर बात कर रहे हैं, घूर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। गांधी जी घबराए नहीं। एक औरत देखा, अंधेरे वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ था, वो इंडियन दिख रही थी, उसकी साड़ी फटी हुई थी, वो उसने जब गांधी जी को देखा तो अपने घूंघटे को और खींच लिया और अपने बच्चे को और दबोच लिया, जैसे कि इसके पास जाने पर शायद इस सजा का एक अंश हमें भी मिल सकता है। आज की क्लास का पहला पार्ट यहां पर पहली कहानी खत्म होती है। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना इथिक्स के पेपर के लिए, एसे के पेपर के लिए और जिंदगी के लिए। क्या आपने महसूस किया कि गांधी जी जिस तरह से उन हालातों में थे, ठीक मिलते जुलते वही हालात आज है? क्या आपने महसूस किया इस बात को? क्या आपने महसूस किया कि एग्जैक्टली आपके साथ आज वही हो रहा है जो उनके साथ उस समय? अब दिखाता हूं सेकंड सीन कि जब एक आदमी खड़ा होने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है।